नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 6 के अध्याय नंबर 18 महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभ में लोग कबीलों के रूप में निवास करते थे। जन समूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता था वह भाग जनपद कहलाता था। जनपद का अर्थ है जनों का अर्थात मनुष्यों का निवास स्थान। तो जनपद का सामान्य अर्थ हम देख सकते हैं कि जो मनुष्य का निवास स्थान है उसे ही जनपद कहते हैं। इन जनपदों की अपनी शासन और कानून व्यवस्था होती थी। इनमें से कुछ जनपद राजतंत्रात्मक थे व कुछ जनपद गणतंत्रात्मक थे। राजतंत्र और गणतंत्र के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हम देखते हैं महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। ऐसे महत्वपूर्ण एवं बड़े जनपद ने छोटे जनपदों को अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार महाजनपद बन गए। प्रत्येक महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई थी। महाजनपद के शासक नियमित सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को वेतन देकर पूरा साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन महाजनपदों की संख्या 16 थी। तो उस समय कुल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में मिलती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ था अगुत्तर निकाय, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। और ये जो डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आहत सिक्के उस समय जो चलते थे वो दर्शाए गए हैं। तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख महाजनपद थे। तो नंबर 1 पे देखिए कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, सुरसेन, पंचाल, अवंती, वत्स, चेदी, अस्मक, मल, कौशल, काशी, वज्जी, अंग और मगध। इस प्रकार से आप मैप में इनको देख सकते हैं कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। चलिए आगे हम एक एक महाजनपद और उनकी राजधानी और वर्तमान शहर या स्थान जहाँ ये महाजनपद थे इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अंग। महाजनपद का नाम है अंग। महाजनपद की जो राजधानी है यानी अंग की जो राजधानी है वो क्या है? चंपा। ये बिहार के मुंगेर भागलपुर ज़िले का क्षेत्र, जो वर्तमान बिहार के मुंगेर और भागलपुर ज़िले का क्षेत्र है, उसे पहले महाजनपद में क्या नाम से जानते थे? तो अंग नाम से जानते थे। और इसकी राजधानी क्या थी? तो चंपा इसकी राजधानी थी। 2 नंबर पे देखते हैं मगध। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। बिहार के गया और पटना ज़िले का ये जो क्षेत्र है वर्तमान का, वही क्या था? पहले का मगध था और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। 3 नंबर पे देखते हैं काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। और वाराणसी अपने को पता है वर्तमान उत्तर प्रदेश और उसके आसपास का क्षेत्र है। 4 नंबर पे है कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ये भी उत्तर प्रदेश के अवध के अयोध्या और फैजाबाद का क्षेत्र है। 5 नंबर पे है वज्जी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक बिहार में वैशाली का क्षेत्र है। 6 नंबर पे देखते हैं मल। इसकी राजधानी थी कुशीनारा या पावा। बिहार के पटना ज़िले के पास कुशीनगर एवं पावा क्षेत्र में फैला था एवं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एवं देवरिया ज़िले में फैला हुआ था। तो मल का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था? कुशीनारा और पावा तक। जो वर्तमान में जो 2 ज़िले हैं वो जो 2 राज्य हैं वो कौन कौन से हो गए इसके अंदर? बिहार
और उत्तर प्रदेश। आगे 7 नंबर पर देखते हैं चेदी। इसकी राजधानी थी शक्तिमती। यमुना के किनारे बुलंदशहर, यमुना के किनारे बुंदेलखंड एवं झांसी का जो क्षेत्र था वह किसका था? चेदी का, और इसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती। 8 नंबर पे देखते हैं वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का क्षेत्र है। इसमें ये क्षेत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो महाजनपद और उनकी राजधानी, 4 महाजनपद 4 राजधानी देके पूछ लिया जाता है कि सुमेलित कीजिए कौन सी किसकी राजधानी थी। चलिए आगे देखते हैं कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये कुरु जो वर्तमान में दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र है वह था। पांचाल, पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्रक या काम्पिल्य। ये भी गंगा यमुना के मध्य। रुहेलखंड, रायपुर, बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद जिले का क्षेत्र आता है इसमें। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। ये राजस्थान का जयपुर, भरतपुर और अलवर का क्षेत्र था। 12 नंबर पे आता है सूरसेन। सूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा, जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश में और वृंदावन है उसके आसपास का क्षेत्र है। 13 नंबर पे है अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पोतन। दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला दोनों ओर का क्षेत्र। 14 नंबर पे अपने देखते हैं अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और महिष्मती। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन एवं नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। फिर आता है 15 नंबर पे कंबोज। कंबोज की राजधानी थी राजपुर। ये जम्मू कश्मीर, अफ़गानिस्तान एवं पाकिस्तान तक फैला था। और 16 नंबर पे है गांधार। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, जो पूर्वी अफ़गानिस्तान जिसमें कश्मीर घाटी एवं तक्षशिला का भूभाग सम्मिलित है। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख महाजनपद और उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नंबर 1 पे है मत्स्य। इस राज्य का विस्तार आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी तक था। तो राजस्थान में था ये, और अलवर जिले से चंबल नदी तक था। इसकी राजधानी विराटनगर या जयपुर से अलवर जाने वाले मार्ग पर स्थित वर्तमान नाम बेराट। तो इनकी राजधानी क्या थी? विराटनगर या बेराट थी। महाभारत के अनुसार पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास का समय बिताया था। 2 नंबर पे देखते हैं काशी। कई बौद्ध जातक कथाओं में इस राज्य की शक्ति और इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में चर्चा हुई है। यह संभवतः प्रारंभ में महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। तो प्रारंभ में जो महाजनपद का प्रारंभिक समय था तो उसमें सबसे शक्तिशाली कौन था? काशी था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो अपने वैभव, ज्ञान एवं शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। महाजनपद काल का अंत होते होते यह कौशल राज्य में विलीन हो गया। तो काशी किस में विलीन हो गई अंतिम समय में? अपने कौशल में। इसके बाद देखते हैं 3 नंबर पे कौशल। इस राज्य का भू विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में था। रामायण में इसकी राजधानी अयोध्या बताई गई है। प्राचीन काल में दिलीप, रघु, दशरथ और श्री राम आदि सूर्यवंशीय शासकों ने इस पर शासन किया था। बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी श्रावस्ती कही गई है। बुद्ध के समय यह 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। जो बुद्ध के समय में था उनमें 4 शक्तिशाली जो राजतंत्र थे उनमें से एक था कौशल। और कौशल की राजधानी रामायण के अनुसार तो अयोध्या बताई गई है, और वैसे इसकी बौद्ध ग्रंथों में अगर इसकी राजधानी देखें तो श्रावस्ती कही गई है। 4 नंबर पे देखते हैं अपने अंग। यह राज्य मगध के पश्चिम में स्थित था। इसमें आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले सम्मिलित थे। मगध व अंग राज्यों के बीच चंपा नदी बहती थी। चंपा इसकी राजधानी का भी नाम था। तो अंग की राजधानी का नाम चंपा था, और इनके मगध और अंग के बीच में जो नदी बहती थी उसका भी नाम चंपा था।
यह उस काल के व्यापार एवं सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। अंग और मगध के मध्य निरंतर संघर्ष हुआ और अंत में यह मगध में विलीन हो गई। आगे देखते हैं 5 नंबर पे अपने मगध के बारे में। इस राज्य का अधिकार क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक बिहार के पटना और गया जिले के भूप्रदेश पर था। इसकी प्राचीनतम राजधानी गिरिव्रज थी। तो इसकी प्राचीनतम जो राजधानी थी वो गिरिव्रज थी। बाद में राजगृह व पाटलिपुत्र राजधानी बनी। प्रारंभ में यह छोटा राज्य था, पर इसकी शक्ति में निरंतर विकास होता गया। बुद्ध के काल में यह 4 शक्तिशाली राज्यों में से एक था। तो बुद्ध के समय में जो 4 शक्तिशाली राज्य थे उनमें से एक इसका भी महत्वपूर्ण स्थान था। आगे देखते हैं वज्जी। यह राज्य गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक विस्तृत था। पश्चिम में गंडक नदी इसकी सीमा बनाती थी और पूर्व में संभवतः इसका विस्तार कोसी और महानंदा नदियों के तटपर्वत जंगलों तक था। यह एक संघात्मक गणराज्य था जो 8 कुलों से बना था। इसकी राजधानी वैशाली थी। बुद्ध और महावीर के काल में यह एक अत्यंत शक्तिशाली गणराज्य था। बाद में मगध के शासन ने इसे अपने राज्य का एक प्रदेश बना लिया। तो वज्जी पे किसने अधिकार कर लिया था? मगध ने इस पे अधिकार कर लिया था। आगे देखते हैं मल्ल। यह भी एक गणराज्य था। यह 2 भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी कुशीनारा वर्तमान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आधुनिक कुशीनगर और दूसरे की पावा थी। तो इसकी 2 राजधानी अपनों ने देखी थी ऊपर, वो इस प्रकार थी कि ये अलग अलग 2 क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो एक की राजधानी तो इसमें कुशीनारा हो गई और दूसरे की क्या थी? पावा थी। मल्ल लोग अपने साहस तथा युद्ध प्रियता के लिए विख्यात थे। मल्ल राज्य अंत में मगध द्वारा जीत लिया गया। तो मगध एक शक्तिशाली राज्य है। हम मान सकते हैं कि पहले वज्जी को भी मगध ने अपने साथ मिला लिया था और मल्ल को भी अपने साथ मिला लिया। 8 नंबर पे देखते हैं चेदी। यह राज्य आधुनिक बुंदेलखंड के पश्चिम भाग में स्थित था। इसकी राजधानी शक्तिमती, जिसे बौद्ध साक्ष्य में सौथवती कहा गया है। चेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। महाभारत में यहाँ के राजा शिशुपाल का उल्लेख है। तो महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है कि उस समय का राजा कौन था? शिशुपाल था, जिसके शासनकाल में इस राज्य ने बहुत उन्नति की थी। इसी समय इस वंश की एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई। नंबर 9 पे है वत्स। यह राज्य गंगा नदी के दक्षिण में और काशी व कौशल के पश्चिम में स्थित था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, जो व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। कौशाम्बी इलाहाबाद से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर है। बुद्ध के समय यहाँ का राजा उदयन था, जो बड़ा शक्तिशाली व पराक्रमी था। उसकी मृत्यु के बाद मगध ने इस राज्य को हड़प लिया। तो वत्स का राज्य भी बुद्ध के समय 4 प्रमुख राजतंत्रों में से एक था। तो इसे भी मगध ने अंतिम समय में हड़प लिया था। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मगध एक एक करके लगभग सभी जो महाजनपद थे उनको अपने साथ मिलाता जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं 10 नंबर पे कुरु की। इस राज्य में आधुनिक दिल्ली के आसपास के प्रदेश थे। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसकी स्मृति आज भी दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ गांव में सुरक्षित मिलती है। यह महाभारत काल का एक प्रसिद्ध राज्य था। हस्तिनापुर इस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था। तो इसमें इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी और हस्तिनापुर एक इसका प्रमुख नगर था। 11 नंबर पे अपने देखते हैं पांचाल। इस महाजनपद का विस्तार आधुनिक बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले रोहिलखंड और मध्य दोआब में था। यह 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रक और दक्षिण पांचाल की राजधानी कापिल्य थी। यहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था कायम थी। 12 नंबर पे देखते हैं सूरसेन।
इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। महाभारत तथा पुराणों में यहाँ के राजवंशों को यदु अथवा यादव कहा गया है। इसी राजवंश की यादव शाखा में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। तो श्री कृष्ण का संबंध कौन से महाजनपद से है? तो शूरसेन महाजनपद से। नंबर 13 पे देखते हैं अस्मक। यह राज्य दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतली अथवा पोदन थी। बाद में अवंती ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। अब आगे बात करते हैं अवंती की। इस राज्य के अंतर्गत वर्तमान उज्जैन का भूप्रदेश तथा नर्मदा घाटी का कुछ भाग आता था। यह राज्य भी 2 भागों में बंटा था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। तो अवंती की भी 2 राजधानी थी, उत्तरी और दक्षिणी दोनों भागों की अलग अलग। उत्तरी भाग की कौन सी थी? उज्जैन, और दक्षिण भाग की महिष्मती। आगे 15 नंबर पे देखते हैं गांधार। यह राज्य वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी के ज़िले या पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। इस राज्य में कश्मीर घाटी तथा प्राचीन तक्षशिला का भूप्रदेश भी आता था। तो जो प्राचीन तक्षशिला थी उसका भूप्रदेश कहाँ तक फैला हुआ था या किसके अंतर्गत आता था? तो गांधार के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला का विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तक्षशिला किसकी राजधानी थी? तो तक्षशिला गांधार की राजधानी थी और ये अभी चर्चा में भी चल रहा है। तो इस प्रकार से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखें। और अंतिम पढ़ते हैं अपने 16 नंबर पे कंबोज। इसका उल्लेख सदैव गांधार के साथ हुआ है। अतः यह महाजनपद गांधार राज्य के सटे हुए भारत के पश्चिमोत्तर भाग, कश्मीर का उत्तरी भाग, पामीर तथा बदखशा के प्रदेश में स्थित रहा होगा। राजपुर और द्वारका इस राज्य के 2 प्रमुख नगर थे। यह पहले एक राजतंत्रात्मक था किंतु बाद में गणतंत्रात्मक बन गया। तो इसकी जो राजधानी थी वो राजपुर थी और वैसे राजपुर और द्वारका इसके 2 प्रमुख नगर थे। पहले ये राजतंत्रात्मक हुआ करता था लेकिन बाद में ये गणतंत्रात्मक बन गया था। तो इस प्रकार से हमने कुल 16 जनपदों के बारे में अध्ययन किया। तो इनकी राजधानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उनके बारे में आप ज़रूर ध्यान में रखें। आगे पढ़ते हैं महाजनपदों की शासन व्यवस्था कि उस समय का शासन किस प्रकार था, इसके बारे में अपने देखेंगे। महाजनपदों में राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार के शासन व्यवस्थाओं का प्रचलन था। ये अपने पहले ऊपर भी देखा था कि किसी में राजतंत्रात्मक था तो किसी में गणतंत्रात्मक था। दोनों में मुख्य अंतर यह था कि यहाँ राजतंत्रात्मक शासन में शासन की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती थी और वंशानुगत शासन होता था। वहीं गणराज्यों में प्रशासन गण या समूह द्वारा संचालित होता था जिसके प्रतिनिधि जनता से निर्वाचित होते थे। तो ये तो राजतंत्र और गणतंत्र की परिभाषा ही है जो अभी भी वर्तमान में भी अपने देखते हैं कि कहीं कहीं गणतंत्रात्मक चलता है तो कहीं राजतंत्रात्मक शासन चलता है। उसी प्रकार पहले था कि कुछ महाजनपदों में गणतंत्रात्मक शासन था जहाँ पे एक व्यक्ति के हाथ में सब कुछ था, संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती थी और जो शासन आगे शासक बनता था वो उसका वंशानुगत निर्धारित किया जाता था। और दूसरा गणराज्यों में गणतंत्रात्मक जहाँ था उसमें सामान्य व्यक्तियों में से या जनता में से निर्वाचित होता था। आगे पढ़ते हैं राजा। राजा को संभवतः गणपति कहा जाता था। कुछ महाजनपदों में उसे राजा भी कहते थे। वह निर्वाचित किया जाता था। राजा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कार्य करता था। फिर आता है मंत्री परिषद। यह परिषद गणपति को शासन चलाने में सलाह देती थी। मंत्री परिषद का क्या काम होता है कि राजा को सलाह दे। वर्तमान में भी यही होता है, एक मंत्री परिषद होती है, उसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है या अगर राज्यों में अपनी बात करें तो वो मुख्यमंत्री होता है। और जो मंत्री परिषद होता है उनकी जो कार्य होता है वो क्या होता है कि राजा को शासन चलाने में सलाह दे। शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मंत्री परिषद मानी जाती थी। शासन की जो महत्वपूर्ण इकाई क्या थी? मंत्री परिषद थी। परिषद यह वर्तमान लोकसभा के समान होती थी।
गणपति और मंत्रिपरिषद शासन के बारे में परिषद को जानकारी देते थे। परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता करती थी और यहीं पर गणपति और मंत्रिपरिषद के सदस्य बैठते थे। तो जो परिषद है वो वर्तमान में जो लोकसभा है उसी के समान थी, जिसमें गणपति और मंत्रिपरिषद शासन के बारे में परिषद को जानकारी देते थे। सदस्यों का चुनाव जनता करती थी। आगे देखिए, सेना व पुलिस। गणराज्य की रक्षा के लिए सेना और सेनापति होता था। युद्ध के समय जनता सेना का साथ देती थी। बड़े बड़े नगरों एवं राजधानियों की देखभाल के लिए पुलिस व्यवस्था भी थी। आगे न्याय के बारे में अपने देखते हैं कि गणराज्य में न्याय की अच्छी व्यवस्था थी। नीचे स्तर के न्याय के द्वारा किसी को अपराधी घोषित किए जाने पर अपने से ऊपर के न्यायालय में भेजा जाता था। तो जो वर्तमान में अपने जो व्यवस्था है उसी प्रकार से उस समय भी ऐसी व्यवस्था थी कि अगर नीचे के न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहरा दिया गया है तो वह ऊपरी न्यायालय में जाके अपनी अपील कर सकता था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो सभी न्यायालयों द्वारा अपराधी बताए जाने के बाद ही दंड देता था। तो जो दंड देने के काम था वो राजा का था। जब सभी न्यायालय उसे अपराधी घोषित कर देते थे तो उसके बाद ही राजा दंड देता था। आगे हम पढ़ते हैं कर एवं आय कि जो टैक्स थे और जो इनकम थी उसमें क्या सिस्टम था इनका, उसके बारे में अपने देखते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों एवं कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अपने नियमित रूप से कर वसूलने लगे। कृषि, व्यापार और व्यवसाय से कर लिया जाता था। तो कर कहाँ कहाँ से लिया जाता था या किन किन से लिया जाता था? तो कृषि, व्यापार और व्यवसाय करने वाले लोगों से कर लिया जाता था। वनों और खादानों से होने वाली आय राज्य की होती थी। इससे मंत्रिपरिषद, सेना और पुलिस का खर्चा चलाया जाता था। समकालिक बौद्ध एवं जैन साहित्यों स्रोतों के आधार पर जानकारी मिलती है कि भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना गया है। इस काल में प्राय आरंभिक राज्यों को नगरों, लोहे का प्रयोग और सिक्के के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन साहित्य, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ था। तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है उसको एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकाली काल माना गया है। इस काल में प्राय आरंभिक राज्यों को नगरों, लोहे का प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा गया है। और इसमें क्या हुआ था कि बौद्ध तथा जैन साहित्य, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ था। तो ये कौन सी शताब्दी में था? 6ठी शताब्दी। आगे देखते हैं कि लगभग 700 ईसा पूर्व तक लोहे का प्रयोग पहले से अधिक होने लगा था। इससे बनाए जाने वाले औजार से कृषि तथा अन्य उत्पादन के साधनों में प्रगति हुई। यही वह समय था जब गंगा और यमुना नदी के तट पर अनेक प्रमुख शहर बसे। इन शहरों में से इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, बनारस आज भी प्रसिद्ध नगरों में गिने जाते हैं। गंगा नदी के आसपास इतने सारे शहरों के होने का भी कारण था। गंगा नदी सवय ही एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था कि जहाँ व्यापार होता है लोग वहीं पे आके बसते हैं, इसलिए गंगा नदी एक व्यापारिक मार्ग था। इसी वजह से वहाँ पे बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ था। दूसरे गंगा घाटी का जो इलाका था वहाँ पास में ही लोहे ऐसे काफ़ी मात्रा में मिलता था। इसका फ़ायदा उठाकर कुछ महाजनपदों ने अपना प्रभाव बहुत बढ़ाया। इनमें से एक मगध इतना बड़ा हो गया कि उसके विस्तार को साम्राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो जो लोहा ऐसक था वो काफ़ी मात्रा में वहाँ निकलता था और उसका जो फ़ायदा उठाया, उसमें प्रमुख राज्य था मगध और उसका विस्तार इतना बड़ा हो गया था कि उसे साम्राज्य का दर्जा दिया गया। यह कैसा हुआ और किस तरह हुआ अगले अनुच्छेद में हम जानेंगे। मगध साम्राज्य का उदय। अब देखते हैं मगध के बारे में
इसका उदय कैसे हुआ, किस प्रकार इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, चलिए देखते हैं। कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 जनपद थे। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है कि कौन सी शताब्दी में है। ये 16 जनपद थे। सामान्यतः 16 जनपद तो याद रह जाते हैं, लेकिन ये शताब्दी वाला क्वेश्चन हम भूल जाते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जनपद थे। महाजनपदों में से मगध राजनीतिक, भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तीनों ही दृष्टि से ये महत्वपूर्ण था। राजनीतिक दृष्टि से, भौगोलिक मतलब इसका जहाँ ये स्थापित हुआ था उसका क्षेत्र, और सामरिक दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो अन्य महाजनपदों को अपने विलीन कर भारत के प्रथम विशाल साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था। मगध की महत्ता के कारण, मगध के कुछ हिस्सों पर जंगल थे जहां हाथियों को पकड़ा जा सकता था। हाथी सेना के महत्वपूर्ण अंग थे। तो इसमें सेना के लिए जो महत्वपूर्ण अंग थे युद्ध आदि के लिए, उसमें हाथी इनकी सेना में महत्वपूर्ण था या प्रमुख था। 2 नंबर पे देखते हैं। मगध चारों ओर से गंगा और सोन जैसी नदियों से घिरा हुआ था। ये नदियां जल यातायात, जल आपूर्ति तथा भूमि में उपजाऊपन के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध क्षेत्र में खेती की उपज अच्छी होती थी, आवागमन सस्ता था और सुलभ होता था। तो जो इनकी स्थिति थी जहाँ पे ये बसा हुआ था, उनकी चारों तरफ गंगा और सोन नदी का मैदानी क्षेत्र था, और वहाँ से व्यापारिक मार्ग भी आसान था। उपजाऊ वहाँ पे मिट्टी थी, इसलिए यहाँ पर कृषि भी बहुत अच्छी होती थी, और आवागमन का सस्ता साधन था। चलिए 3 नंबर पे देखते हैं। मगध में लोहे खनिज के भंडार भी थे, जिनसे लोहा निकालकर मजबूत औजारों और हथियारों का निर्माण किया जाता था। लोहे के भंडार होने के कारण यहाँ पे जो औजार थे वो बहुत ही अच्छे किस्म के बनाए गए होते थे, जिससे युद्ध के अंदर काफ़ी फ़ायदा मिलता था। और नंबर 4 पे देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। पहाड़ियों के बीच बसा गिरिव्रज एक किलेबंदी शहर था। बाद में मगध की राजधानी अलग अलग बनी थी। जैसे आगे हम देखते हैं कि राजगृह, पाटलिपुत्र, ये इनकी आगे राजधानियाँ बनी थी। तो राजगृह एवं पाटलिपुत्र भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित थे। राजगृह 5 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था, जहाँ किसी भी शत्रु के लिए पहुँचना दुष्कर था। तो पाटलिपुत्र गंगा और सोन के आवर्त था। पर्याप्त साधनों के अभाव में इन्हें पार कर इन पर अधिकार करना सहज नहीं था। तो जो मुख्य जो इनकी विशेषता होती है कि ये जो शहर है या राजधानी है, ये कहाँ पर स्थित है। अगर इनके चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, ऊंची पहाड़ियाँ, और अगर 2 या 3 साइड अगर नदी है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, जहाँ सीधा विपक्षी राज्य की सेना आक्रमण नहीं कर सकती। पर्वतों पे, ऊंचे पर्वतों पे पहुंचना भी बहुत कठिन होता है, और नदी को पार करना भी बहुत कठिन होता है। इसलिए यहाँ पे आक्रमण करना काफ़ी दिक्कत देता है, इसलिए ये सुरक्षित जगह मानी जाती है। आगे देखते हैं मगध के प्रमुख शासकों के नाम। तो हर्यक वंश, अलग अलग वंश थे यहाँ पे। तो पहला था हर्यक वंश। हर्यक वंश में 2 महत्वपूर्ण शासक हुए, एक तो बिंबिसार था और एक अजातशत्रु था। 2 नंबर पे देते हैं शिशुनाग वंश। इसका जो प्रमुख शासक था वो था शिशुनाग। 3 नंबर पे है नंद वंश, जिसका महापद्मानंद और घनानंद ये इसके प्रमुख शासक थे। मगध साम्राज्य के उत्थान एवं समृद्धि में अजातशत्रु का बड़ा ही योगदान रहा है। तो अजातशत्रु था वह किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। बाद में नंद वंश के शासकों ने देश के लिए एक विशाल सेना संगठित कर व्यवस्थित शासन प्रणाली को जन्म दिया। उन्होंने पाटलिपुत्र को समस्त उत्तरी भारत का राजनीतिक केंद्र
बना दिया था। तो समस्त भारत, उत्तरी भारत का जो राजनीतिक केंद्र था वो कौन बन गया था? पाटलिपुत्र। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो नंद वंश के शासनकाल में हुआ था। पाटलिपुत्र शीघ्र ही न केवल राजनीतिक वर्ण, शिक्षा व संस्कृति का भी केंद्र बन गया था। नंद राजाओं ने मापतोल के लिए नई प्रणाली भी चलाई। मगध साम्राज्य का इतना उत्थान हुआ कि लगभग 1000 वर्ष तक मगध एक साम्राज्य के रूप में महत्वपूर्ण बना रहा। इसी की नींव पर आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो इसके बाद कौन से साम्राज्य की स्थापना हुई? तो मौर्य साम्राज्य। यूनानी या ग्रीक प्रमाणों से भी जानकारी मिलती है कि नंद राजा का एक विस्तृत राज्य था, जिसमें कहा गया है कि सिकंदर के समय में व्यास नदी के आगे की शक्तिशाली जातियां एक साम्राज्य के अधीन थी और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। नंदों के पास एक बहुत बड़ा कोष था, साथ ही एक विशाल सेना थी, जिनसे भयभीत होकर सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो व्यास नदी को पार करने में किसकी सेना ने इनकार किया था? तो सिकंदर की सेना ने। और किसका भय था उन्हें? नंद वंश का जो राजा था नंद, उसके भय से, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी सेना थी और एक बहुत बड़ा कोष था। नंद वंश के शासकों ने धन संचय करने और विशाल सेना को रखने के लिए अत्यधिक कर लगाए। करों का बोझ अधिक होने से प्रजा राजा को घृणा की दृष्टि से देखने लगी थी। परिणाम स्वरूप असंतुष्ट वर्ग ने चंद्रगुप्त को अपना नेता बनाया, जिसे नंद वंश को समाप्त कर प्रसिद्ध मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो इस साम्राज्य में क्या हुआ? सबसे बड़ी जो समस्या आई वो थी कि राजा धन संचय करने के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने लग गया था, जिससे टैक्स के बोझ के कारण जो प्रजा थी वो राजा को घृणा करने लगी थी और परिणाम स्वरूप असंतुष्ट वर्ग ने चंद्रगुप्त को अपना नेता बना लिया और जिसने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और नंद वंश समाप्त हो गया। चलिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है वो देख लेते हैं। आहत सिक्के यानी प्राचीन भारतीय मुद्रा। संचय मतलब इकट्ठा करना। यूनानी मतलब ग्रीक देश के निवासी। आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से सुना है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस को करके देखें। धन्यवाद।